औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। कराची और पूरे पाकिस्तान को निदा आसिफ का बहुत मोहब्बत भरा सलाम। जैसे कि आप सबको मालूम है, आज 1.5 माह बाद मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है। कुछ अपनी मसरूफ़ियात की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर सकी थी, रमज़ान और ईद शो भी नहीं कर पाई थी, तो मेरे नाज़रीन को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया इस दौरान। और मुझे पता है कि जिस तरह से आप लोगों ने कॉल और मुतादिद मैसेजेस किए, उसके बाद जो है मुझे एहसास हुआ कि मेरे व्यूवर्स जो है, हम लोग एक हमारे से स्क्रीन के हद तक कनेक्शन नहीं है, हम लोग एक फैमिली बन चुके हैं। जिस तरह से आप लोगों ने मोहब्बत भरे मैसेजेस और स्पेशली ईद के आप लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस जो सेंड किए, उसके बावजूद जो है मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे जल्दी से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे नाजरीन जो हैं अब मुझसे दूर नहीं रह सकते, इसी तरह से मैं भी आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। प्रोग्राम का आगाज़ करते, जैसे कि आप सबको मालूम है, कराची में मसाइल का एक बार फिर से अंबार लग चुका है। अगर मैं बात करूँ महंगाई के हवाले से, तो वो उरूज पे पहुँच चुकी है। बिजली और स्पेशली पानी की किल्लत के हवाले से, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि जब बिजली नहीं होगी तो पानी की फरामानी कैसे होगी। तो नाज़रीन, ये सारे इशू पे हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कोरोना वायरस जो है वो फिर से एक बार बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। स्पेशली कराची में तो बहुत ही ज़्यादा, सिंध भर में कोरोना के पेशेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो आवाम है वो बाज नहीं आ रही है। खुदारा आप लोग जो अपना ख्याल करें, क्योंकि जब आप अपने घर से एहतियात करेंगे तो फिर मुआशरा भी उसी तरह से सेफ़ रहेगा। सैनिटाइज़ करें, अपने आप को सेफ रखें, घरों में रहें ज़्यादा से ज़्यादा। गवर्नमेंट की जो SOPs है आप लोग उसको फॉलो करें। जैसे कि आप सबको पता है, आज जो है मैं आपको बताऊं कि यौम तकबीर डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में। जैसे कि आपको पता है, बलूचिस्तान के इलाके में चागी के पहाड़ों में 5 धमाके किए गए थे, एटमी धमाके किए गए थे, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ी जो कामयाबी का सामना किया गया था। और उसके बाद जो है पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला एटमी क़ुव्वत रखने वाला मुल्क बन गया। इसी तरह से जो है हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसे मैंने कोरोना वायरस का जिक्र किया और जो है मैंने मसाइल के हवाले से डिस्कस किया, महंगाई के हवाले से मैंने डिस्कस किया, बिजली और पानी के हवाले से मैंने डिस्कस किया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, कल कराची के इलाकों में, कई इलाकों में इस तरह से ब्लैक आउट था और कई घंटों की लोड शेडिंग, जिससे हमारे शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ऑफिस नहीं जा पा रहे, क्योंकि वैसे भी एक बहुत शॉर्ट टाइम आवाम को मिल रहा है कि आपने अपना ऑफिस भी अटेंड करना है, उसी में आप लोगों ने सब चीज़ें मैनेज करनी है। किस तरह से आवाम जो है वो सब चीज़ें मैनेज कर रही है। और सोशल मीडिया पे आए रोज़ आपको जैसे कि पता है कि मुर्गी के हवाले से बताया जा रहा है कि मुर्गी में एक वायरस जो है आ चुका है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, इस चीज़ में कितनी सदाकत है, क्या ये वाकई सिर्फ एक जो है मतलब एक सोशे के हद तक है, या फिर वाकई इसमें कोई वायरस मुर्गी में मिला के जो है आवाम के अब इसमें कोई आ चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने जिक्र किया कि कोरोना वायरस जो है वो पूरी तरह से फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे शहरी एहतियात नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे, क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, क्या आप लोगों के डर खौफ आपके दिलों में बन चुका है, इसी वाले से हम बात करेंगे। जो मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की वीडियोस वायरल की जा रही है, कभी मैग्नेट लगा के क्या वैक्सीन के ज़रिए जो है हमें चिप डाली जा रही है, या फिर मतलब आवाम का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। तो आज हमने अपने शो में मदऊ किया है प्रोफेसर सईद ख़ान को, जिनसे हम बात करेंगे इन सारे इश्यूज़ के हवाले से कि मतलब ये सोशल मीडिया पे जिस तरह की वीडियोस वायरल की जा रही हैं, इससे आवाम के दिल में डर और खौफ पैदा हो रहा है। तो इसके ऊपर जो है डिपार्टमेंट का क्या किरदार है, डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया है, और मतलब इस चीज़ में कितनी सदाकत है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? थैंक यू
सो मच। वेलकम। जिस तरह से सही साहब आप मैंने अभी जिक्र किया अपने इंट्रो में कि सोशल मीडिया पे कई इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है जिसकी वजह से हमारी आवाम जो है उनका जो है माइंड डाइवर्ट हो चुका है, वो डबल माइंडेड हो चुके हैं। हम क्या करें, मतलब वैक्सीन लगवाने से कभी ये कहा जाता है कि 2 साल में आप मर जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं, अभी जो है 2-3 दिन से एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग और जो है एक नामी ग्रामी जो है साइंसदान के उस पर उनकी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन लगाने से इस तरह की जो है वजूहत पेश आ सकती हैं। कभी मैग्नेट का कह दिया जाता है, कभी चिप के बारे में कह दिया जाता है। तो मतलब इस चीज़ में कितनी सदाकत है? आपकी डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया है अभी तक? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। आपने बहुत अहम मौजू पे बात की है। वैक्सीनेशन एक सेफ प्रोसेस है और जो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है इसका वाहिद हल और सोल्यूशन जो है वो वैक्सीनेशन के अंदर है। ये इसमें मुसलमा है, ये हकीकत है। जो जितने भी साइंटिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ पे मुत्तफ़िक है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब कुछ कम लोग ऐसे हैं जो जिनको नॉलेज नहीं है या कोई साजिश अनासर हैं जो वक्तन फ़ौक्तन इस तरह के चुटकुले छोड़ते रहते हैं या ये मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं। तो आवाम को उस पर कान नहीं धरना चाहिए। यकीनन लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट बंदे की ओपिनियन सुन लें और एक लेमेन की या ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसका कोई ओनरशिप कोई नहीं लेता, एंड में जब आप देखते हैं तो वो इवन जो अभी एक फेक न्यूज़ जो चल रही है, कह रहे साइंटिस्ट को पता ही नहीं कि उसने ये बात की है, लेकिन उसकी तस्वीरें भी छप रही हैं और वीडियोस भी चल रहे हैं, फिर वो मैग्नेट वाली स्टोरी भी आ जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें, हाँ चिप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% हम, क्योंकि ये जो वैक्सीन बन रही है इस पर बहुत एक्सपर्ट लोग इस पर काम कर रहे होते हैं और उनको ये सब चीज़ें पता है कि कोई इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल के बाद फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रायल होते हैं। बहुत ये एक दकीक प्रोसेस से गुजर के वैक्सीन फाइनल होती है। तो ये सारे खदशात पहले दूर किए जाते हैं, उसके बाद वैक्सीन की जो है अप्रूवल दी जाती है ताकि आवाम की जो सेहत के साथ कोई ना खेल सके। तो ऐसा कोई खदशात आवाम के अगर जहन में है तो वो निकालनी चाहिए। कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है वैक्सीन के अंदर। जो वैक्सीन पाकिस्तान में अभी यूज़ हो रही है वो भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी लेवल की कमेटी साइंटिस्ट की बनाई थी जो उन्होंने अप्रूवल दी है। इन जो सारे रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन थी उसके बाद अप्रूवल दिए है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है कि सेफ्टी भी ज़रूरी है, इफेक्टिवनेस भी ज़रूरी है। तो जितने भी वीडियोज़ या जो अखबार में, बहुत ही अच्छे अखबार में हमने नहीं देखा, लेकिन इधर उधर के जो छोटे अखबार हैं उन्होंने इस चीज़ को शाया किया और बाद में वो उन्होंने जो है उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि हाँ ये इसका कोई ऑनरशिप नहीं था, उस बंदे ने बात नहीं की थी। तो हमें ये चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन फैलाई भी ना, लेकिन अगर कोई किसी के जहन में सवालात हैं तो ज़ाहिर बात है हम बैठे हुए हैं और उनको उनके खदशात दूर करने के लिए बीइंग अ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। इसीलिए आज मैंने अपने जो है प्रोग्राम का मौजू ये रखा कि हम इसके हवाले से डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं हम वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं। और जिस तरह से लोग जो है अब वो डर के ना घरों में बैठ चुके हैं कि अगर हम जाएंगे तो खुदा न ख्वास्ता कुछ हो ना जाए ना। तो यही सारी सोचा कि हमने कि आज हम इस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी ये एक आलमी वबा है और हर शख्स इसके ऊपर मतलब इसमें सर्वाइव कर रहा है इस सूरत हाल में। तो यही मैंने सोचा कि हम जो आवाम में उनका माइंड आज हम उनकी जो कन्फ्यूजन है वो आज हम क्लियर करें कि इस चीज़ में कोई सदाकत नहीं है। बिल्कुल, इस बारे में लोग, कुछ लोगों के शुकूक शुबात है। अक्सरियत तो बिल्कुल अगर आप जाए वैक्सीन सेंटर तो रश, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। दूसरा, अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स पेश करूं, दुनिया भर में तकरीबन 2.25 अरब लोगों ने वैक्सीन लगाई है। ये बहुत बड़ी आबादी है, 2.25 अरब आबादी जिन्होंने वैक्सीन लगाई है बाकी दुनिया में, तो वो बिल्कुल सेहतमंद और सेफ़ है। तो ऐसा कोई चिप वाली कहानी उनके अंदर नहीं है। ये पाकिस्तान में चिपें नज़र आ जाती हैं और जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते वो ये प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं। जिन लोगों ने, अगर मैंने जिस तरह बताया कि तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा, 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ऑलरेडी लगा पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन आज 65 लाख हो जाएंगे। तो 6.5 मिलियन ये बहुत बड़ी तादाद है। तो वो लोग भी बिल्कुल सही हैं। अगर आप उनसे पूछे तो उनको कोई चिप का इशू नहीं है, उनको ऐसे कोई सिम्टम्स एक्स्ट्रा जो नहीं है। तो ये बिल्कुल आप बजाय कि आप किसी ज़बानी कलामी बात पे यकीन करें, आप जिस बंदे ने वैक्सीन लगाई अगर आप उनसे पूछें कि आपको ऐसा कोई मसला है तो वो यकीनन यही कहेगा कि मुझे कोई मसला नहीं है, सिवाय 1-2 लोगों के कि उनको फिर ये कि थोड़ा सा बाजू में दर्द हुआ और थोड़ा बुखार हुआ, वो 1-2 दिन में वो सही हो गया। वो तो नॉर्मल, तो ये नॉर्मल चीज़ है। कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं वो उससे भी होता है। तो उससे ज़्यादा कोई बढ़ के कोई इस तरह की चिप वाली कहानी नहीं है। या खुदा न खास्ता ऐसा जो अभी रूमर्स फैलाते कि 2 साल बाद, तो ऐसी क्या चीज़ है भाई, 2 साल को कौन फिट करेगा? अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ है तो अभी क्यों नहीं है? तो ये ऐसे क्या जो नॉलेज जिनके पास नहीं है वो ऐसे बातें करते हैं, या जो साजिशी अनासर है वो ऐसे बातें फैलाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए इस तरह पे एक्शन ले। और हमने अपने फोरम पे बताया हुआ है कि भाई जो लोग इस तरह की
खबरें फैलाते हैं, हमें फैलानी नहीं चाहिए। मजीद अगर कोई देख भी लें तो आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए बगैर कि हमारे सुन्नत भी वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो सुनी सुनाई बात को आप आगे ना फैलाएं जब तक आप तस्दीक ना करें। तो अगर आज जब तक तस्दीक नहीं करते और बात आगे फैलाते तो उसका नुकसान ये होता है जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन लगाने बैठे थे कि वो लगाएंगे, वो ऐसा बात सुनते हैं तो वो फिर थोड़ा डर जाते हैं, खौफ में मुब्तला जाते हैं। लेकिन उनके लिए हमारी ये पैगाम है कि हम सब लोग जो हॉस्पिटल में बैठे साइंस से उनका जो मतलब कंसर्न है तो वो इस चीज़ की बिल्कुल तस्दीक करते हैं कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं है और उन्होंने बिला खौफ ख़तर जाना चाहिए और अपनी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगी क्योंकि जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए या कोई भी मर्ज़ में कोई बंदा मुब्तला है काफ़ी टाइम से, तो अगर उसमें कोई इस तरह के सिम्टम्स या फिर अपनी वो सेफ्टी के लिए वो लगवाना चाहता है कि मैं अगर वैक्सीन लगवा लूँ कोरोना वायरस की, तो वो लगवा सकते हैं, या फिर जिनका ऑपरेशन होने वाला है या जिनका ऑपरेशन हो चुका है, तो मैंने ये सुना है कि वो लोग अभी नहीं लगवा सकते वैक्सीन। तमाम लोग वैक्सीन लगा सकते हैं, अक्सरियत जितने भी हैं, ठीक है, सिवाय एक दो लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क ग्रुप के हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे से लगा सकते हैं। जो उनका कंसर्न डॉक्टर है उनसे वो पूछें, क्योंकि जो हार्ट के पेशेंट है जो क्योंकि वैक्सीन लगाने से अक्सर जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये वैक्सीन का डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं है, सिवाय इसके कि जो प्रोसेस है उसके काफ़ी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं या जो इंजेक्शन लगता है तो उससे हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वो कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो वो भी अगर डॉक्टर उस वक्त जहाँ पे वैक्सीन लग रही होती है वहाँ तिब्बी अमला मौजूद होता है, वो उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, तो अगर ब्लड प्रेशर उनका सही है, नॉर्मल है, तो उस वक्त वो वैक्सीन लगा लेते हैं और कोई इससे इशू नहीं है कि जिनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो जिन लोगों को वैक्सीन, एक दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो अगर ऐसे अद्वियात ले रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे होते हैं, या खुदा न खासा कैंसर के मरीज़ हैं या ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, तो वो बहुत कम तादाद में यूजुअली होते हैं। आम लोग जितने भी हैं वो तमाम वैक्सीन लगा सकते हैं, उनको ऐसा कोई वैक्सीन लगाने का बात नहीं है और उनका जो मुतल्लका डॉक्टर है उनको उस मशवरा दे सकता है। ठीक है, बस मेरे पूछने का मकसद ये है कि मतलब वैक्सीन से मर्ज़ का कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी किस्म का। अच्छा, कोरोना वायरस की बढ़ती सूरत हाल है, हम किस तरफ जा रहे हैं? कोरोना वायरस जो पाकिस्तान में अभी तीसरी लहर है, स्पेशली सिंध में, वो थोड़े से पीक पे है क्योंकि नंबर्स काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सख्त इकदाम उठा लिए, स्पेशली ईद के मौके पे कि जब लोग जो है एहतियात नहीं बरतते और मार्केट में, और अक्सर लोग घरों को जा रहे होते हैं शहर से बसों भर के, तो और वो मास्क नहीं पहन रहे होते हैं, तो ख़दशा ये था कि मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल सकता है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत बरवक्त इकदाम किए और SOPs को इम्प्लीमेंट किया, जिससे काफ़ी फ़ायदा ये हुआ कि मर्ज़ बहुत तेज़ी से नहीं फैला। अगर आप ये नंबर्स देखें तो काफ़ी बेहतरी उसमें आ रही है और मेरे ख़्याल में हफ्ता 10 दिन में और बेहतरी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह जो लेकिन आवाम का इश्तराक और उसका उनकी शमूलियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट या डॉक्टर खुद अकेले कुछ नहीं कर सकता। जब तक आवाम की शमूलियत शामिल नहीं होगी तो ये SOPs पे अमल करना आवाम को खुद ही करना है। गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है जब ज़रूरत महसूस करती है थोड़ा सख्ती कर लेती है, स्पेशली जब त्यौहार के दिनों और बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक साथ जमा होने की कोशिश कर रहे होते तो उस वक्त फिर वो इंटरवीन करती है। अदरवाइज़ अगर आवाम अपने तय SOPs पे अमल करें तो फिर सख्ती की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब तक कितने अफराद सिंध भर में वैक्सीन लगवा चुके हैं? अब तक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊं तो सिंध भर में तकरीबन 200 के लगभग जो है वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए हैं। सिर्फ कराची में 30 जगह पे वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम है और बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंतजाम किए गए हैं। तो पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 6.5 मिलियन लोगों ने, तकरीबन 65 लाख लोगों ने वैक्सीन लगाई है। एक डोज़ लगाई, किसी ने 2 डोज़ लगाई है, लेकिन 65 लाख लोगों ने अब तक वैक्सीन के डोजेज लगवाए हैं। लेकिन ये अगर आप देखिए नंबर्स बहुत कम है। अगर हमारी आबादी को आप देखें तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, तो उसमें अगर 1 करोड़ से भी कम लोगों ने वैक्सीन लगाई है, तो अभी हमें बहुत फासला तय करना है, हमें मज़ीद प्रोसेस को बेहतर करना है, तेज़ी लेके आनी है, वैक्सीन के प्रोडक्शन में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को मज़ीद बढ़ाना है और आवाम की जो शमूलियत है उसको भी इनकरेज करना है, ताकि ऐसे जो शकूक शुबात आ रहे हैं लोगों के ज़हनों में उसको ख़त्म करना है। आप मीडिया का बहुत अहम रोल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग मुसलसल इस टॉपिक पे प्रोग्राम करते आ रहे हैं कि आवाम की आगाही के लिए और उनकी शकूक शुबात दूर करने के लिए आप लोग बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस तरह के अगर प्रोग्राम हो, गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे और आवाम की शमूलियत हो, तो ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अब रोज़ाना तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा रोज़ाना के बुनियाद पे डोजेज़ लग रहे हैं, तो इसको मज़ीद अगर हम बढ़ा के 5 लाख तक कर लें और मज़ीद बढ़ा के 10 लाख तक कर लें, तो और ज़्यादा तेज़ी से हम इसको वैक्सीनेशन के प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं।
अदरवाइज ठीक है। कोई रास्ता नहीं, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी ये मामला ख़त्म ही नहीं होगा। कोई और बिल्कुल ठीक दूसरा है। राय नहीं है इसमें कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई इसका कोई हमारे पास हल नहीं है। तो जितनी जल्दी वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो, पूरी आबादी को लगे वैक्सीनेशन, कम से कम आधी आबादी को लगे, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 6-7 लाख लोगों को अगर वैक्सीनेशन लगती है उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन ही वाहिद कोरोना वायरस को रोकने का एक हल है? लॉकडाउन हल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मजबूरी में गवर्नमेंट लॉकडाउन इसलिए लगाती है। मैं ये दो चीज़ें हमारे पास सोल्यूशन है, एसओपीज़ प्लस जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगती तब तक आपने एसओपीज़ पे अमल करना है। तो या तो वॉलंटियरली आवाम खुद एसओपीज़ पे अमल करे जब तक वैक्सीन नहीं लगती उनको, और या अगर वो नहीं लगाते तो अगर कोई ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहा है या अपने बराबर शहरी को नुकसान पहुंचा रहा है तो गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो इंटरवीन करे और वो इम्प्लीमेंट करे और रिट अपनी बहाल करे और वो लॉकडाउन या सख्ती करे उस पर। तो ठीक अगर है। आवाम खुद वॉलंटियरली एसओपीज़ पे अमल करें जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो फिर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन जिस तरह त्यौहार वाले दिन है और मार्केट और बाज़ारों में रश होता है तो उस वक्त फिर ज़ाहिर बात है और मर्ज़ फैलता जा रहा है। जब स्टेटिस्टिक्स देखती है गवर्नमेंट और नंबर्स देखती है तो बड़ी तादाद में अगर नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उस वक्त गवर्नमेंट फिर लॉकडाउन और सख्ती के जो इक़दाम है वो उठाती है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर इसमें नंबर्स में कमी आती है 1-2 दिन में या हफ्ते भर में तो गवर्नमेंट यकीनन इसमें जो है रिव्यू करेगी और इसमें नरमी करने के लिए वो आज़ाद है कि वो अपने फ़ैसले कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जैसे रात 8 बजे तक आप जो है घर पहुंच जाए, लेकिन इससे पहले जो है कहा जाता है कि कोरोना वायरस बिल्कुल नहीं है। रात में 8 बजे के बाद ही कोरोना वायरस कैसे एक्टिव हो जाता है? कि लेकिन उस दौरान जब कुछ लोग ऑफिस जा रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, जिन चीज़ वगैरह सब चल रही हैं, उस दौरान क्या कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी में? नहीं, ये टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये गवर्नमेंट की कोशिश है कॉन्टैक्ट मिनिमाइज़ करें। ठीक है। मतलब आग को आप आग लगाएंगे तो आप जलेंगे, चाहे सुबह आग लगाएं शाम को आग लगाएं, लेकिन जिससे नंबर्स कम हो जाते हैं, इसके प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि अगर वो गवर्नमेंट थोड़ी सी सख्त इक़दाम करती है तो लोगों के जहन में होता है कि यार गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना। तो उस जो घर से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का जो प्रोसेस है वो फैसिलिटेट हो जाता है। अदरवाइज़ लोग देर देर तक बाज़ारों में रश लगा के बैठे रहते हैं और वो कोरोना वायरस उधर फैलता रहता है। तो इसका ताल्लुक जमघटे से, गैदरिंग से, लॉन्ग आवर्स से हैं। तो जितना ज़्यादा आवर्स हम एक्सपोज होंगे चांसेस उतने ज़्यादा है कि हम ये वायरस घर तक ले आएंगे और घर में फिर बच्चों और बड़ों को हम फैला पाएंगे। तो गवर्नमेंट का जो कॉन्टैक्ट आवर्स कम करने का मतलब ये है कि इस बीमारी के जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन के वो मिनिमाइज़ हो और उनकी तादाद में कमी ला जा सके। ठीक है। एसएमएस के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवाने का ये क्या मामला है? अच्छा, एसएमएस देखो, गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत एहसन इकदाम हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं। अब अगर आप जाके वैक्सीन लगा लें और आपके पास कोई इसकी सबूत ना हो, कल आप ट्रैवलिंग कर रही हो और आपके जो एयरलाइन आपसे सर्टिफिकेट मांगे तो आपको नहीं पता होगा। तो गवर्नमेंट ने नादरा से कनेक्टेड एक एसएमएस सिस्टम बनाया 1166 पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करते हैं जो आपको एक कोड अलॉट करता है। उस कोड पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आज तो बहुत इजी कर दिया कि 19 साल से ज़्यादा उम्र के लोग तक भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो वॉक इन जाके अपने किसी भी करीबी सेंटर पे जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई आपके जो अगर 2 डोजेज़ वाली वैक्सीन है, 2 डोजेज़ कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको नादरा एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जो आपके काम आएगा बाद में। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि सबको वैक्सीन लग जाए और किसी को 2 बार अगर लगनी है तो उसको वैक्सीनेशन उसकी डोज रह ना जाए। तो ये एक डिजिटल रिकॉर्ड है, तो वो हमारे फ़ायदे में है। और इसका एक तो गवर्नमेंट के पास डेटा जाएगा कि किस किस को वैक्सीन लगी है, दूसरा उस बंदे को भी फ़ायदा होगा कि उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो अगर ट्रैवलिंग करेगा या अभी आज उम्रे की बात आएगी तो वहाँ भी ये सर्टिफिकेट काम आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा इक़दाम है कि चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं, डिजिटल हो रही हैं और सबूत के साथ हो रही हैं। रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहले 60 साल की उम्र, फिर 50, फिर 40, फिर 30। अब जो है जाहिर सी बात है, जैसे मैंने 30 साल की मैंने जिक्र किया कि वो वैक्सीन लगवा सकते हैं उम्र के लोग। तो क्या इसमें उम्र का कोई ताल्लुक होता है वैक्सीनेशन में? नहीं, वैक्सीन तो 18 साल से ऊपर तमाम लोगों को लगानी चाहिए। जो करंट वैक्सीन अभी अवेलेबल है वो 18 साल से उम्र से जितने भी ज़्यादा लोग हैं सबको लगानी चाहिए। लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का इशू है कि अगर आपके पास एक वैक्सीन अवेलेबल है आप पहले किसको लगाएंगे? पहले आप उनको लगाएंगे जो ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे हो कि उनकी जान को खतरा है, उनको लगाएंगे। तो पहले अगर हमारे पास एक वैक्सीन थी तो पहले हमने
हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई, क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरे में थे। रोज़ाना बीमारों के साथ उनकी सामना हो रहा था। फिर अगर दूसरी वैक्सीन हमारे पास है वो किसको लगाएंगे? वो बूढ़े लोगों को लगाएंगे, कि उनको जान को ज़्यादा ख़तरा था। इसी तरह मज़ीद वैक्सीन आती चली गई, तो हमारा जो है जो एज रेंज है वो हमने मज़ीद उसको डिवाइड किया, और हम अब तक जो है बेस्ट एक सिचुएशन में आ गए कि 19 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद भी वैक्सीन लगा सकते हैं। हमारे पास वैक्सीन की इतनी कैपेसिटी मौजूद है, और वाफिर मकदार में हम गवर्नमेंट ने इंतजाम कर लिए हैं कि ये 19 साल से जितने भी ज़्यादा अफराद है वो वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं, और किसी भी करीबी सेंटर जाके वो वैक्सीन लगवा भी सकते हैं। ठीक है, आइंदा किन उम्र के अफराद वैक्सीन लगवा सकते हैं? आइंदा अभी फ़ौरी तौर पे इसमें मज़ीद मतलब उससे कम अफराद के लिए कोई वैक्सीन फ़ौरी तौर पे अवेलेबल नहीं है। सही है। तो बच्चों के लिए जो भी वैक्सीन अब होगी उस पर रिसर्च जारी है, कि इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च जारी है, और बच्चे इतने मतलब उनकी जान को इतना ख़तरा भी नहीं है। खुदा न खास्ता अगर उनको बीमारी होती भी है तो वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमार नहीं होते हैं। लेकिन अब तक जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है और जिनके ट्रायल हो चुके हैं, रिसर्च जिसने वो 18 साल से ऊपर के लोगों पे हुए, तो हम ये वैक्सीन बच्चों को नहीं लगवा सकते जब तक इस पर बाकायदा रिसर्च ना हो, ट्रायल ना हो, जिस पे इंटरनेशनली जो है वो काम जारी है। जब वो वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तब जाके 18 साल से कम उम्र के लोग भी लगवा पाएंगे, लेकिन अब तक उसकी ज़रूरत भी फ़ौरी तौर पे नहीं है, और ऐसी वैक्सीन फ़ौरी तौर अवेलेबल भी नहीं है जो 18 साल से कम उम्र के लोगों को लगाई जा सके। ठीक है, कोरोना वायरस की इकसाम से क्या मुराद है? अच्छा, कोरोना वायरस जो एक नया वायरस 2019 के आखिर में वुहान में नमूदार हुआ और उसने बीमारियां फैलाना शुरू कर दी, जो बाद में उसको SARS-CoV-2 का नाम दिया गया। ये जिन्याती तौर पे एक ऐसा वायरस है जो इर्तिका के अमल से गुजरता रहता है। मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि इसमें तब्दीलियाँ रोनुमा होती रहती है, उसका जो जीन है, जेनेटिक मेकअप है, इसमें म्यूटेशंस होती है, चेंजेस आती रहती है, और ख़ास तादाद में म्यूटेशन होने के बाद उसको हम एक नया स्ट्रेन का नाम देते हैं। जिस तरह एक हम कहते हैं कि बरतानवी किस्म है, तो वो वही कोरोना वायरस है, लेकिन उसकी RNA में इस तरह तब्दीली आ गई, जो न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस या म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से उसने अपनी थोड़ी सी हैत तब्दील कर ली, जिसको हम कहते हैं कि इसमें म्यूटेशन हो गई। और जो जिसमें बरतानवी किस्म है, फिर एक और जहाँ पे ब्राज़ील में नमूदार हुआ और वहाँ पे डिटेक्ट हुआ, उसको हम ब्राज़ीली किस्म कहते हैं। जेनेटिकली उसका नाम जो है B1351 है, और जो अभी इंडिया में एक स्ट्रेन दरियाफ्त, मेरा भी यही सवाल था, जो इंडिया में अभी जो सूरत हाल है वो जो वायरस है वो कौन से इकसाम है? उसको हम कहते हैं B1617, या जो है इंडियन किस्म जो है कोरोना वायरस की। ओरिजिनल वायरस वही है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई है, और उसमें हम कहते हैं 3 म्यूटेशन ऐसी हैं जो इस वायरस को इंसानी जिस्म के साथ चिपकने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। फिर उसकी रिप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होती है। तीसरी इसमें एक खासियत ये बढ़ जाती है कि ये इम्यून सिस्टम को डिसीव कर सकता है, या जो वैक्सीनेशन है उस प्रोसेस को, या पहले से अगर कोई इन्फेक्टेड है वो दोबारा उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये तब्दीलियाँ वायरस को इस तरह की क्वालिटी से उसमें ये खासियतें आ जाती हैं, जो तब्दीलियाँ, म्यूटेशन, जो चेंजेस जेनेटिकली होती है, तो वायरस को इस तरह मुख्तलिफ कर देती है कि ये पहले से ज़्यादा नुकसानदेह इंसान के लिए साबित हो सकता है। तो जो इंडियन वेरिएंट है उसमें भी ये तब्दीलियाँ, जिसको साइंसी नाम B1617 है, और उसमें ये तब्दीलियाँ 3 जो म्यूटेशन मैंने बताई वो इसको पहले से ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने में मदद करता है। उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी वो तेज़ी से होता है, उसकी रिप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होता है, और ये इम्यून सिस्टम को डिसीव करने में या उससे एस्केप होने में इसको मदद देता है, जिसकी वजह से इसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हो सकता है या हो जाता है। सही, मतलब जो अभी सूरत हाल है इंडिया की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अभी कराची में जो वायरस है वो कौन सा इकसाम है उसकी? सिंध में, सॉरी। लकीली जो हमारे पास पाकिस्तान में अभी जो वायरस की तशख़ीस हुई है उसमें हमारे पास UK वेरिएंट की तशख़ीस हुई है, और बहुत कम तादाद में ब्राज़ीलियन या साउथ अफ्रीकन की तशख़ीस हुई है, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इक़दाम करके उसको डिटेक्ट किया, उसको आइसोलेट किया और कंट्रोल किया। तो ख़तरनाक हालात से तो शुक्र है हम बच गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हम ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इसलिए हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए। गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी ग्राउंड पे काम कर रही है, साइंटिस्ट और रिसर्चर मुसलसल जो वायरस की तशख़ीस के बाद उस पर रिसर्च कर रही होती है कि ये किस किस्म का वायरस है। इसमें खुदा न खासा इंडियन वेरिएंट तो अभी हमारे पास नहीं आया, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से बीमारी फैलाता है। तो अब तक अल्लाह के शुक्र से इंडियन वेरिएंट पाकिस्तान में उसकी तशख़ीस नहीं हो पाई है, और यहाँ अभी तक नहीं मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन मुसलसल हमें नज़र रखनी चाहिए, और गवर्नमेंट इसीलिए जो ट्रैवलर्स हैं उस पर नज़र रख रही है, या जो
फ़्लाइट्स है उनको 80% तक मिनिमाइज़ कर दिया है, ताकि बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर से लोग ना आएँ, क्योंकि अपना जो वायरस है उससे तो हम अब तक निमट सकते हैं, लेकिन खुदा न खासा ऐसा कोई वायरस बाहर से आ जाए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, तो उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने उसके लिए इक़दाम उठाए हैं कि ट्रैवलिंग को मिनिमाइज़ किया है। जो एयर ट्रैफिक है उसमें जो मुसाफिरों की तादाद है वो तकरीबन 80% तक कम कर दिया है, बाहर से आने वाले की तादाद, और जो लोग आ भी रहे हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जा रहा है, उसका आइसोलेट किया जाता है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, तो उससे ये बेहतर सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें मुसलसल आवाम से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो SOPs पे अमल करते रहें। जब तक उन सब पूरी आबादी को वैक्सीन नहीं लगती तब तक ख़तरा टल नहीं सकता, और ख़तरा नहीं टलेगा जब तक हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते। ठीक है नाज़रीन, टेलीविज़न स्क्रीन पे हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अगर आप लोगों की कोई सवालात हैं जो आप लोग लाइव कॉल के ज़रिए प्रोफेसर साहब से पूछना चाहते हैं इस कोरोना वायरस के हवाले से, तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। आप लोगों के सवालों के जवाब जो है प्रोफेसर साहब ज़रूर देंगे। अच्छा, जो अभी जो थर्ड वेव जो आई है कोरोना वायरस की, उसके क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स तमाम वायरसेस की मिलते जुलते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली वेव की हालत में नहीं है। वेव तो एक जिस तरह समंदर की लहर है, एक लहर ख़त्म होती है, दूसरी लहर पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होती, उसी तरह होती है। तो ये सिम्टम्स जो है मिलते जुलते हैं पिछले वेव्स की तरह, थोड़ी सी अपडेट होती रहती है क्योंकि एक नया वायरस है, सिम्टम्स को शनाख्त में टाइम लगता है। तो शुरू में हमने देखा कि सिर्फ बुखार था, बॉडी में दर्द की शिकायत होती थी, फिर ये कि पेट ख़राब होने के अलामात भी साथ शामिल हो गए, फिर एक सर दर्द, और फिर जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट ये भी लॉस्ट होने की काफ़ी लोगों में ये शिकायत नज़र आई। तो अब भी तकरीबन उसी तरह के मिलते जुलते अलामात है। कुछ अलामात ऐसी कुछ लोगों में कि कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती और तब भी उनको कोरोना होता है, तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक एक सिचुएशन है, जो एक नई डेवलपमेंट है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शिद्दत वाले अलामात नहीं होते हैं, लेकिन वो तब भी बीमार होते हैं और अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो एक ये चीज़ ऐसी है जो कि हमें छोटी सी अलामत को इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरी तौर पे हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि कंफर्म हो जाए कि खुदा न खास्ता ये आम बुखार है या कोरोना से रिलेटेड, ये हम इसकी तशख़ीस हमें लाजमी करनी चाहिए। तो इस पे हमें नज़र रखनी चाहिए कि काफ़ी लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन की तरफ राग़िब हो जाते हैं, या वो ख़ुद अपनी बीमारी को ख़ुद सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, प्रॉपर लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराना चाहिए और अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता वो बीमार है तो गवर्नमेंट के पास उसका डेटा होना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे रुजू कर सके और ट्रीटमेंट हो सके। ऐसा ना हो कि वो घर में पड़े अपने इलाज करने की खुद कोशिश कर रहा हो और अचानक उनको फिर सीवियर कोई सिम्टम्स ऐसे हों और उनकी जान को ख़तरा हो जाए। तो उससे बेहतर है कि वो प्रॉपरली डॉक्टर से रुजू करें और हॉस्पिटल में अपने आप को दाखिल कराएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हमारे साथ लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम, मैं अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अहमद साहब, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि कराची में एक्सपो पे लगा है, वैक्सीनेशन जहाँ हो रही है। जी तो मेरी एज है 33। तो रिसेंटली व्हाट्सएप पे न्यूज़ फैली हुई है कि ये साइनोफार्म नहीं लग रही, दूसरी रस्सी से लग रही है, जिससे ब्लड क्लॉट बन रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये इसकी क्या सदाकत है? अहमद, आपने बहुत अहम सवाल किया। आपकी एज अगर 40 साल से कम है तो आपको तो एस्ट्राज़ेनेका जो आपने वैक्सीन का इशारा किया वो नहीं लगी, वो 40 साल के ऊपर के लोगों को लगती है। तो आपको दूसरी वैक्सीन लगी। साइनोफार्म इसलिए नहीं लग रही क्योंकि जो साइनोफार्म जिन लोगों को पहली डोज़ लग चुकी है साइनोफार्म की, वो जो स्टॉक अब तक मौजूद है वो दूसरे डोज़ उन लोगों के जिनको पहले लग चुकी है उनको लाजमी साइनोफार्म की लगनी है। तो सारे वैक्सीन जो जितने भी हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। कोई भी वैक्सीन अगर वहाँ पे अवेलेबल है एक्सपो सेंटर में या किसी भी सेंटर में, तो उसमें आपको कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई अब तक जो मैंने बताया पाकिस्तान में तकरीबन 65 लाख डोजेज़ लग चुके हैं, तो किसी तरह से भी हमें इस तरह की इतलात नहीं मिली कि खुदा न खास्ता किसी को सीवियर सिम्टम्स हुए हों। और वो जो क्लॉटिंग फैक्टर आपने बताया, आज भी मैं इस पर रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, तो सिंपल वो तकरीबन 10 लाख लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को ख़दशा है कि उनको ये पॉसिबिलिटी कि क्लॉटिंग हो सकती है। लेकिन अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो उसमें तकरीबन 10 लाख में 2000 लोग को ख़तरा है कि वो उनको ये क्लॉटिंग हो सकती है। इसी तरह जो लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो कोरोना से तकरीबन 1,65,000 लोगों को ख़दशा है कि 10 लाख लोगों में
वो क्लॉटिंग हो सकती है। तो क्लॉटिंग के और बहुत सारे रीज़न्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिंपल इसलिए वैक्सीन न लगाएं कि क्लॉटिंग हो जाएगी। तो क्लॉटिंग का ख़दशा बिल्कुल कम है और ना होने के बराबर है। और बाकी जो वैक्सीन 40 साल के कम लोगों को लग रही है तो वो यकीनन बिल्कुल सेफ़ हैं, और जो वैक्सीन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सेफ़ है, और इसमें आवाम को कोई ख़दशा नहीं होना चाहिए, बल्कि जाके अपनी वैक्सीनेशन प्रॉपरली जो करीबी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाके ये वैक्सीन फौरी तौर पे लगाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभी तक मैंने इस तरह की क्लॉटिंग का कोई वाक़या सुना तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो मेरे करीबी रिश्तेदार जिन्होंने अभी तक वैक्सीन लगवाई है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सेफ है, शुक्र बिल्कुल, अल्लाह ये का। लोग बल्कि और ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहे हैं। तो वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है जो भी वैक्सीन यहाँ अप्रूवल उसकी देती है या जो वैक्सीन लगवाई जाएगी या लग रही है उसके बारे में हर तरह से वो मुतमईन अपने आप को करती है, साइंटिस्ट या रिसर्चर या जी। डॉक्टर्स के पैनल से गुजर के। पहले ज़ाहिर उससे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल होते हैं, एक्सपेरिमेंट फिर होता है, अवाम बिल्कुल के बिल्कुल ऊपर वो आपने सब बिल्कुल चीज़ें उसको की बहुत जाती लंबे हैं। एक रिसर्च के बाद वो यहाँ तक पहुँचते हैं कि वो आवाम के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है ख़दशात लोगों के बारे में होते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैल रही हैं, डिफरेंट तरह के फेक वीडियोज़ और न्यूज़ चल रही हैं जिससे ख़दशात बढ़ जाते हैं। लेकिन आवाम मुतमईन रहे कि ये सारी न्यूज़ काफ़ी सारी जो चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं और वो डिसइन्फॉर्मेशन पे मबनी है, या काफ़ी सारी वो जाली न्यूज़ भी हैं जो साइंटिस्ट जिसका भी हमने जिक्र किया सोशल बिल्कुल मीडिया हाँ, के वो हवाले साइंटिस्ट से को फेक पता भी न्यूज़ नहीं है है और सारी। ये लोग उनसे जो है गलत बात मंसूब कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो ये बिल्कुल झूठी खबर है। अच्छा, मैं यहाँ पर लास्ट आपसे सवाल करूँगी, इसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैंने सुना जो थर्ड वेव आई है इसमें ब्लड प्रेशर हाई का भी काफ़ी है, मतलब आपको अगर कोविड हो जाता है और आपको नहीं पता होता है और उसमें एकदम से अचानक से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और आपकी जो सांस रुकने लगती है, तो ये सिम्टम्स भी हैं इसमें? ये सिम्टम्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आप अगर किसी बंदे को पहले से कोई बीमारी हो तो उसमें शिद्दत सिम्टम्स की आम बंदे की जिनको पहले से कोई ख़ास बीमारी नहीं है उससे काफ़ी मुख्तलिफ होती है। तो सिम्टम्स कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ वेरी करते हैं, जो हम कहते हैं कस्टमाइज टाइप के सिम्टम्स हैं कि हर बंदे के हिसाब से वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो अगर किसी को पहले से ब्लड प्रेशर हाई हो तो ये मज़ीद हाई हो सकता है, या उसको अगर इससे पहले से कोई बीमारी हो, डायबिटिक हो, तो उनमें अलामात थोड़ी उसमें शिद्दत आ सकती है और डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन वाहिद जो हमें कंफर्मेशन करनी चाहिए वो ब्लड जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है उससे करना चाहिए, जो PCR टेस्ट है उससे करना चाहिए। और अलामात अगर आपको शक हो रहा हो किसी को भी कि थोड़ा सा कि भाई ये अलामात ऐसे हैं कि कोरोना के हैं, तो फौरी तौर पे जाके लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट करवाना चाहिए और उसके बाद उसको कंफर्म करना चाहिए कि उसको कोरोना है या कोई और वजह से उसको ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, लेकिन मतलब आप लोग सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, या कोशिश करें कि आप लोग टेस्ट करवा लें, ये ज़्यादा बेहतर है आप लोग के लिए। मतलब बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। अगर आपको हल्का सा फ्लू भी होता है तो फौरी तौर पे आप इसका जो है जाके डॉक्टर से आप बात करें और जो उनके मशवरे के मुताबिक आप लोग अमल करें। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो मेहमान आते हैं, मौजूद मेहमान जो आते हैं, हम उनसे जाते जाते आवाम के लिए एक मैसेज दिलवाना चाहते हैं। तो आज आप हमारे प्लेटफॉर्म से आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा मज़हब हमें डिसिप्लिन सिखाता है, हमें तंजीम सिखाता है, तो हम तंजीम और मुनज़्ज़म रहें। जब भी अगर घर से गैर ज़रूरी तो बाहर ना निकलें, और निकलना हो, ज़ाहिर बात है बहुत सारे फैक्टर के लिए हमें निकलना चाहिए, तो वो एहतियात करें, अपना मास्क पहनें, हाथ बार बार धोएं और फासला रखें। जहाँ जहाँ हमें जमघटा लग रहा हो उससे हम इज्तनाब करें और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बेहतर से बेहतर करते जाएं, उसमें अपना हिस्सा डालें। इस तरह जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है या गलत ख़बरें हैं उस पर ध्यान ना दें, बल्कि मुसद्दिक़ा इत्तलात को आगे बढ़ाएं। गैर ज़रूरी और झूठी ख़बरों को SMS स्पेशली आजकल जो व्हाट्सएप है वो मुसलसल फ़ौरन लोग आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं और वो बाद में झूठी साबित हो जाती हैं, लेकिन तब तक उसने अपना काम किया हो चुका होता है और उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। और गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो या वो वैक्सीनेशन प्रोसेस में आसानी लाना हो, तो उसमें अपना हिस्सा डालें और हम कलेक्टिवली इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। एक बंदा इस पे काबू नहीं पा सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज का जो हमारे कोविड के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से जो हमने अपना ये वाला टॉपिक रखा था, आप उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आज क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो वैक्सीन के हवाले से हो। उनके आवाम के दिल में जो डर और खौफ जो पैदा कर दिया गया था सोशल मीडिया का गलत करता जो है इस्तेमाल के, मैं यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म बाखबर कराची के प्लेटफॉर्म से एक यहाँ पे साइबर क्राइम के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ खुदारा, जिस तरह से फेक वीडियो वायरल की जा रही है, आप लोग फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि इस तरह से आवाम जो है बहुत कंफ्यूज हो रही है। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपका शुक्रिया अदा करूँगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में ज़िक्र किया, आज हम मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे। जैसे एक मेन इशू आजकल, जैसे अभी मैंने अपने कोविड के हवाले से ज़िक्र किया, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आवाम जो है मतलब उनके माइंड डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और आवाम कंफ्यूज हो जाती है कि हम ये चीज़, जैसे कोविड के वैक्सीन के हवाले से मैंने जिक्र किया, लोग बहुत खौफज़दा है कि क्या हम इस वैक्सीन को लगवाएं या नहीं लगवाएं। इसी हवाले से आज हमने अपने शो में मदऊ किया है शाहिद सुमरो साहब को, जो कि माहिर कानून और साबका जज भी हैं। इन्होंने काफ़ी जो है काम किया है, अगर मैं बात करूँ ज़्यादती के केसेस के हवाले से या फिर जितने भी बड़े बड़े केसेस हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको डील किया है और उनको अंजाम तक पहुंचाया है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी आप मेरे प्रोग्राम में आए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। जिस तरह से मैंने आपकी वर्किंग देखी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सोशल मीडिया पे आपके जो है चीज़ें वायरल होती रहती हैं। एक नन्ही बच्ची जिसको आपने इंसाफ दिलवाया जाती का केस था, जिसमें एक इंस्पेक्टर ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया, उसी तरह से आप लोगों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो मतलब और भी इस तरह के जो ज़ाती के केसेस हैं आपने हाईलाइट किए हैं। आपकी मैं जो वर्किंग है उसको मैं सराहूँगी। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, तो उस हवाले से आप बताएं कि इनको किस तरह से, मतलब अभी एक, जबकि हमारे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद अभी तक इनके इन सारी जो हरकत हो उनको रोका नहीं जा रहा। मतलब ये कब तक होता रहेगा? किस तरह से लोगों की इज्जतों को जो है सोशल मीडिया के ज़रिए उछाला जाता है, कभी फ़ोन के ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये कब तक होता रहेगा ये सब चीज़ें? सबसे पहले तो शुक्रिया जी, आपने मदऊ किया और बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। और ये भी आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे फॉलो करती हैं और देखती रहती हैं मेरी एक्टिविटीज़। देखें, मैं समझता हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ है। हम बहैसियत सिंध के रहने वाले, बहैसियत पाकिस्तानी, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने एरियाज़ को, अपने सिंध और पाकिस्तान को ओन करें। तो जब आप ओन करेंगे तो पूरा पाकिस्तान आपका है, और फिर वो बात यहाँ नहीं आएगी कि नहीं ये तो मेरे घर का मसला ही नहीं है, मेरा क्या लेना देना। तो यही वजह थी कि ये जो बच्ची वाला केस हुआ था कश्मीर में, वो 4 साल बच्ची थी बेचारी, उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं इतना इन रहा उसमें, और फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे और टिल शिफ्टिंग उनका, क्योंकि मैंने शिफ्ट करवाया उनको शेल्टर होम में, तकरीबन कोई वो 15 से 18-20 दिन थे। तो मैं बच्ची के साथ बड़ा क्लोज़ रहा। बेचारी का मैं क्या बताऊँ, अभी वो उन ज़ालिमों ने बेचारी का पेट काटा हुआ था, उन ज़ालिमों ने बेचारी के नाखून निकाले हुए थे, पूरे जिस्म पे जो है ना वो अजीब किस्म के उन्होंने अज़ियतें निशानात थे। और वो मैं क्योंकि हॉस्पिटल में भी उनको बड़ा मैंने देखा संभाला, तो मैं इन चीज़ों का गवाह हूँ। तो बेसिकली इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुन के और अफसोस करके ख़त्म कर देते हैं, मगर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी हर तरीके की मदद करें। ना सिर्फ ये कि मैं कानून साज हूँ और मैं कानून का शागिर्द हूँ, तो मैं कोर्टों में इन चीज़ों को देखूँ, मगर बाहर भी अगर मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल में मैं उनकी हेल्प कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, तो वहाँ भी करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे पॉजिटिवली अगर किसी की हम आवाज़ बुलंद करते हैं कि भाई यहाँ ये ज़्यादती है, तो भी ये भी एक किस्म का उनकी हेल्प ही करना है। किसी न किसी तरीके से वो आवाज़ जो है ना वो ऐवानों तक पहुँचती है, किसी न किसी तरीके से आवाज़ जो है ना ये जो कंसर्न बंदे हैं जो उनको हल कर सकते हैं वो उन तक पहुँचती है, तो करना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोई शक नहीं है, आप देखें कि लाखों आईडीज़ जो है वो फेक बनी हुई हैं और बहुत सारी किस्म की गलत एक्टिविटीज़ हैं। किसी की फ़ेक आईडी बना के, कोई मर्द होता है वो फीमेल की किसी की तस्वीर बना के और फिर वो फेक आईडी पे लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर वो किसी न किसी तरीके से एक्सेस करते हैं। और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होना, आप देख रही हैं कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन अगर आप दें बनाने के लिए तो वो आपका डेटा लीक हो जाता है। ये भी एक किस्म का ये सारा ये बेसिकली साइबर क्राइम में आता है और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आता है और उनके लिए सज़ाएँ हैं। इसके लिए 2016 का एक कानून बना हुआ है हमारे पास और उस कानून के मुताबिक इन सारे केसेस को डील करते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में इनके इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे आम केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है इसी तरह इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर इस कानून के मुताबिक एक फेडरल गवर्नमेंट किसी भी जज को जो कि
सेशन जज के लेवल का हो बंदा या एडिशनल सेशन जज, उनको अपॉइंट कर सकती है या उनको कोर्ट को ये नॉमिनेट कर सकती है कि ये कोर्ट ये डिसाइड करेगी केसेस। तो हमारे यहाँ सेशन जजेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सेशन जजेस ये केसेस देखते हैं। और मगर मैं समझता हूँ कि हमें बढ़ानी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लोग बढ़ाने चाहिए। जैसे कि एक हमारा एक केस था, उसमें हमारा जाना हुआ FIA के पास, तो FIA ने कहा कि 1.5 लाख 1,50,000 एप्लीकेशंस हमारे पास पेंडिंग पड़ी है, जिसको अभी हमें टाइम ही नहीं मिला है देखने के लिए। तो सपोज़ कि मुझे ग्रीवेंस है, मुझे किसी से कोई भी दरख्वास्त करनी है किसी के ख़िलाफ़, तो मैं पहले तो एप्लीकेशन जब वहाँ पे फाइल करता हूँ तो 1,50,000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी पेंडिंग में, तो आपकी कैसे देखी जाएगी? कब मेरा टाइम आएगा, कब मेरी एप्लीकेशंस पे मेरा ग्रीवेंस रिट्रेस होगा, कब उनके खिलाफ एक्शन होगा, कब वो केस इन्वेस्टिगेट होगा, कब वो फिर चलेगा और कब मुझे जो है ना वो इंसाफ मिलेगा। जी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि लोग बढ़ाएं और इन्वेस्टिगेशन के FIA के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको 2 के सेल भी मौजूद है। साइबर क्राइम का एक अलग सेल है जी। बहुत सारे जैसे बैंकिंग सेक्टर्स है या दूसरे जो इश्यूज़ होते हैं, फॉरेनर्स के इशू होते हैं, ये सारी FIA डील करती है ना, तो हर किसी का सेल अलग अलग होता है। तो ये साइबर क्राइम का सेल 2 के मौजूद है, मगर हमारे पास लोग इतने नहीं हैं कि उसको डील कर सकें। लेकिन मैंने जो, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे प्रोग्राम में जो है डिप्टी डायरेक्टर आए थे FIA, तो उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला हमारी वेबसाइट तो काफ़ी एक्टिव है, हम लोग फौरी तौर पे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, हम लोग जो है कॉल भी रिसीव करते हैं और हम जो है मतलब उनसे जाके मिलते भी है या उनको अपने पास बुला लेते हैं। हम लोग कोई कंप्लेन ऐसी नहीं होती है जिसको हम रद्द कर जाएँ। नहीं, ये तो उनसे ही, अगर वो मेरे सामने होते तो हम ज़रूर समझते होंगे। अब वो बेहतर उनको पता होगा, मगर जो मैंने फील किया या जो मुझे बताया, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन और अपनी नॉलेज में आपको दे रहा हूँ। तो ये सिचुएशन बेसिकली है। अब ये बढ़ क्यों रहा है, ये सोचना हमें ये चाहिए कि एक तो ये दिन ब दिन जो है ना वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, एक चीज़ हम पहले उस पर बात करें कि ये सोशल मीडिया का ये जो बढ़ रहा है तो इसको हम रोक क्यों नहीं पाते। अब रोक यूँ नहीं पाते हैं कि सज़ाएँ नहीं हो रही हैं, बिल्कुल ठीक, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। हमारे ही किसी सर्कल में अगर कोई 5 बंदे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे बंदे 1000 हमारे दोस्त जानने वाले होंगे, उनमें से 5 गलत होंगे, उन्होंने फेक ID बनाई या किसी को गलत मैसेज रिक्वेस्ट भेजी या किसी से गलत कम्युनिकेशन की। अगर हमारे 1000 में से 5 बंदों को कोई सज़ा होगी या हम देखेंगे कि ये FIA ने उनको गिरफ़्तार किया, पकड़ा, फिर उन्होंने कोर्ट गए और फिर सज़ाएँ हुई, तो दूसरे जो हम लोग हैं या जितने भी वो 995 लोग होंगे ना, तो वो बेसिकली देखेंगे कि यार आइंदा हम नहीं करें, हम भी कर रहे हैं, हो सकता है। तो बेसिकली ये है कि ये क्योंकि वो 1.5 लाख पेंडिंग है, तो वो कब बात आए और कब कौन सा ऑफिसर आ जाए उसमें फिर एप्लीकेंट जो है, सपोज मैं हूँ या आप हूँ, आप हैं, हमें आज जो है ना किसी के साथ ग्रीवेंस है, अब वो 2 साल के बाद FIA से मुझे फ़ोन आया कि जी आपने एप्लीकेशन दी थी, वो ज़रा आप आ जाएं, तो आप कहेंगे भाई वो तो मामला मेरा कब का सॉर्ट आउट हो चुका है मैं तो कब का, अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, मैं बाहर मुल्क चली गई हूँ, मैं ये तो बेसिकली ये देर से क्योंकि हो रहा है और लोग हमारे पास नहीं है, तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, जब किसी का कोई फेक अकाउंट लॉग इन होता है सोशल मीडिया पे, जब एक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और दूसरा अकाउंट उसी नाम से है और उसकी पिक्चर्स अपलोड की जा रही हैं, तो इस तरह से हमारे डिपार्टमेंट को फौरी तौर पे एक्टिव हो जाना चाहिए। उस जो ओरिजिनल अकाउंट है उस पर उनको चाहिए कि मैसेज करें कि आपका ये अकाउंट ये आपका अपना है या ज़ाती या फिर कोई और यूज़ कर रहा है। तो इस जो हमारे डिपार्टमेंट है उनको मतलब वो देख रहे हैं कि इतने सारे अकाउंट फेक बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमारे यहाँ फेसबुक पे ये कानून थोड़ी ना है कि आप एक ही ID बना सकती हैं, आपके मुताबिक IDs बनी हुई होती हैं, बहुत सारी IDs बनी हुई होती हैं जो कि सोशल मीडिया के आप खुद भी रन करते हैं या आप कोई आपके जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं वो रन करते हैं जी। ये आप खुद 6 IDs बना लें अपनी, इस पर मना नहीं है। किसी की गलत ID बनाएं, मिसाल मैं आपकी बना लूँ, आप मेरी बनाएं, तो ये बेसिकली ये एक क्राइम है। आपकी अपनी 5 IDs बनी है, 6 IDs बनी है, उसमें कोई मना थोड़ी है कि आप इतनी IDs क्यों बना रहे हैं।
आपका काम है, आपका एक मीडिया सेल के नाम से आपका ग्रुप चल रहा है। आप जो है ना यहाँ जो भी आपका नाम है उसमें आपका चल रहा है। एक आपका मैसेज में या जो भी शादीशुदा है उनका वो मैसेज में चल रहा है, तो ये इसमें मना नहीं है। बाकी ये है कि आप किसी का गलत इस्तेमाल करें, किसी की गलत इन्फॉर्मेशन दें, किसी का गलत यूज़ करें, किसी की गलत तस्वीरें अपलोड करें या किसी की गलत इन्फॉर्मेशन दें, तो ये बेसिकली मिसयूज़ है और ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल चलता है। ठीक है, झूठी खबरें चलाने पे क्या सज़ा और कितनी सज़ा हो सकती है? देखें, हमारा ये जो 2016 का साइबर क्राइम का जो लॉ है उसके मुताबिक 3 महीने से लेके 14 इयर्स तक सज़ाएं। 14 इयर्स? 3 महीने से लेके 14 इयर्स तक। और वो क्या क्या चीज़? वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया है या मोबाइल से या सोशल मीडिया के थ्रू क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। किसी को थ्रेट करते हैं, सपोज़ कि मैं अगवा कर लूँगा आपको, या मुझे इतना जो है ना वो बता दें, या कोई भी चीज़ इस तरह की जिससे टेररिज्म हो, जिससे इनसिक्योरिटी फैले, जिससे थ्रेट फील हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या किसी को थ्रेट फील हो, तो इन जैसे क्राइम्स हैं, इनकी जो सज़ाएं हैं वो 14 इयर्स हैं। और किसी की गलत खबर चलाना ऐसे ही, या किसी के लिए जो है ना वो किसी की तस्वीर वैसे ही लगाना जिसमें आपको लगे नहीं कि इससे कोई हार्म हो रहा है, मगर वैसे ही किसी की गलत तस्वीर कोई लगा दी बगैर पूछे हुए आपने जो है ना, या उनके खिलाफ कोई ऐसी खबर चला दी, तो उनकी सज़ाएं जो है ना वो 3 महीने है या 3 महीने से ऊपर हैं। या किसी के आपने मोबाइल से कोई डेटा निकाल दिया, वो और आपको इल्म नहीं है, आपको इल्म नहीं है और वो डेटा आपने इस्तेमाल कर लिया, तो उस पर भी सज़ाएँ। तो बेसिकली वो जो क्रिमिनल एक्ट है जिससे आपकी दहशतगर्दी और इनसिक्योरिटी है, वहाँ उसके लिए 14 इयर्स है। बाकी जो दूसरे हैं उनके लिए 3 मंथ 6 मंथ्स इस तरह की जो है ना वो कैटेगरी बनी हुई है सज़ाओं। ठीक है, एक आम आदमी ब्लैकमेलिंग से ख़ुद को कैसे महफूज रख सकता है? देखें, सब मेरे ख्याल में शऊर वाले लोग हैं। आजकल तो 2021 आ गया है, दुनिया आपकी फिंगर टिप्स पे है। आपको जो है ना वो सारी सहूलतें मौजूद है। आप ब्लैकमेलिंग बहुत सारी किस्मों की होती है, और ब्लैकमेलिंग सिर्फ कोई आपको वैसे ही मिलने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको पैसे लेने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको और दीगर चीज़ों के लिए ब्लैकमेल करता है। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है कि ब्लैकमेलिंग फॉर व्हाट पर्पस, नौयत क्या है, ब्लैकमेलिंग फॉर व्हाट पर्पस। आपसे ब्लैकमेल करा के आपसे कत्ल करवा लेता है, आपसे ब्लैकमेल करा के, ये बेसिकली ब्लैकमेलिंग किस चीज़ के लिए होनी चाहिए या किस चीज़ के लिए है, तो उसके लिए अलग अलग हमारे पास कानून मौजूद है। आप कैसे बच सकते हैं, आपका सवाल ये है, तो मैं कहूँगा कि आप थाने पे अप्रोच करें, आप FIA में अप्रोच करें, आप क्रिमिनल कंप्लेन लॉन्च कराएं, और अगर दोनों तरफ से ग्रीवेंस आपका रिड्रेस नहीं होता है तो आप सेशन कोर्ट में चले जाएं, आप एक 22A की पिटीशन फाइल कर लें, और अगर फिर भी वहाँ से मसला नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं किसी भी एक्ट के खिलाफ, क्योंकि ब्लैकमेलिंग आप मुझे कर रही हैं। तो मैं आपके लिए मेरे पास रेमेडी क्या है कि मैं FIA में आपके खिलाफ जाऊं, मेरे पास रेमेडी क्या है कि मैं थाने में आपके खिलाफ जाऊं। अगर दोनों मेरे ये ग्रीवेंस को रिड्रेस नहीं करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ मैं सेशन कोर्ट चला जाऊं कि सर मैंने उनको एप्लीकेशन दी है कि फ़लाँ मुझे ब्लैकमेल करा है, फ़लाँ मुझे तंग करा है, फ़लाँ मुझे ये इस तरीके से जो भी आप एविडेंस होंगे आपके वो देंगे। तो फिर अगर वो थाने वाले और FIA वाले डील नहीं करते हैं उसको, तो आप सेशन कोर्ट चले जाएं, और फिर सेशन कोर्ट भी आपको सपोज़ के फेवर में या डिसफेवर में देते हैं, तो फिर आपके पास रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये आपके पास रेमेडी है ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए, या ब्लैकमेलिंग जो आप फील कर रहा है कोई भी, तो उसके लिए रेमेडी यही ये मौजूद है। ठीक है, वकला बरादरी कोरोना वायरस से अपने आप को कैसे महफूज रख रही है? कोरोना तो कि ये पेंडेमिक जो है वो दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया है, हमारे मुआशरे को, हमारी मईशत को उन्होंने तबाह करके कोरोना ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। सब लोग देखो मीडिया के लोग जो हैं उनको किस तरह फील कर रहे होंगे, फेस कर रहे हैं, इसी तरह वकला भी हैं।
क्योंकि वकला के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलात यूँ होती हैं कि आप लोग यहाँ मीडिया में बैठ के एक दो बंदों से डील करते हैं, तो वकला जो है ना वो कोर्ट में बैठ के कोई हज़ारों लोग जो हैं वो कैदी हैं, वो थाने में जो है ना वो एक एक जहाँ बंदा की जगह होती है वहाँ ये 10-10 बंदे रखते हैं। सही। जेल में जो है ना वो कैपेसिटी है 1500 लोगों की, और जेल में 15,000 लोग बंद हैं। तो जिसको होगा वो बढ़ेगा तो सही, और वो फिर आके कोर्ट्स में आते हैं, कोर्ट में जजेस और वकला जो है ना वो उनको उनके केसेस डील करते हैं। तो उनको थ्रेट तो है, मगर वो मास्क वगैरह पहन के उनका SOPs का ख्याल करके वो अल्लाह ने बचा लिया। अदरवाइज़ तो मैं समझता हूँ कि वकला बहुत जिस मुश्किल है तरह survive डॉक्टर्स करना। हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं कि उनको भी बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि जी, वो बिल्कुल। सारा दिन केसेस डील करते हैं। इसी तरह वकला हैं, वो भी लोगों से मिलना, कोर्ट में आना, जितने भी क्लाइंट्स हैं, अक्यूज़ हैं, मुल्ज़मान हैं, सबसे मिलना, उनसे जो है ना वो ऐसे समझो कि वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स बिल्कुल, हैं। लेकिन इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँ, हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है, सहाफ़ी हमारे बहन भाई, वो लोग भी जी। फ्रंट पे रहते हुए हम अपने जानों को ख़तरे में डालते हुए अपनी फैमिली के बारे में ना सोचते हुए वो भी जो है इसी तरह से काम कर जी रहे जी, हैं, जो ना दिन फील्ड देख में रहे हैं, काम ना कर रात रहे हैं देख रहे साफी हैं। ब्रदर्स, उनको मेरा आप क्या सलाम कहेंगे? हो। नहीं, बिल्कुल। मेरा सलाम हो उनको। वाकई वो हर जगह पहुंचते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब की हो जी। रही है, तो वहाँ पहुंचना है। वहाँ कितने बंदे होंगे वो उनको ही पता है। कहीं बिल्कुल। अल्लाह ना करे कहीं बम फट गया तो उनको पहुंचना है, जितने भी लोग हैं। तो वो बेसिकली वो भी नीचे जाके मकसद लोगों में जाके मिल के और फिर काम करते हैं। तो वो भी बेसिकली उनको भी सीरियस थ्रेट्स हैं बहुत। कोरोना के। और हमारे कितने वकला हमारे इस कोरोना में जाँ बहक हो गए हैं, उनकी वफ़ात हो गई। और कितने जी। साफ़ी बरादरी के लोग जो हैं वो बेचारे जब लड़ते हैं, देखते हैं हम कि उनको कोरोना हुआ, कुछ बेचारों का सरवाइव हो गया और कुछ का इंतकाल हो गया, तो जी। उनके लिए भी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन वो भी सुम्मा आमीन। वॉरियर्स मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए वो काम कर रहे हैं। सलूट है बिल्कुल। उनको। सुमर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जाते जाते आप हमारी आवाम के लिए, नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना पेंडेमिक के लिए अगर आप, मैं नाज़रीन को कहूँगा कि आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। हम कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारी फैमिली हमारे घर में होती है, हम अपनी फैमिलीज़ को तो हम समझाते हैं कि भाई आप ये करें, ये करें, ये करें जी कोरोना हाँ। से बचने के लिए। मगर हम बाहर जो है ना 1000 बंदों से मिल के आ जाते हैं। तो हमारे घर में जो वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग, उनको तो ज़्यादा थ्रेट है ना। तो हम फिर वालिद के साथ जाके बैठ जाते हैं, वालदा के साथ बैठ जाते हैं, बहन भाइयों के साथ बहन भाइयों को। तो बैठ बेसिकली जाते हम हैं। फिर रीज़न बनते हैं कोरोना के फैलाव का। तो मैं समझता हूँ कि वो जो बाहर लोग जाते हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए कि उनके घर में, सबके घर में फैमिलीज़ हैं और बूढ़े माँ बाप हैं, उनका खुसूसन ख्याल करना चाहिए। आप मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, SOPs का ख्याल रखें, और गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं उन पे आप अमल करें, तो हम इससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ जो जो फ़ील हो रहा है, आप देखें दुनिया के जिनके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, आप इटली को देखें, आप हमसे कई ज़्यादा हमारे पड़ोस के मुल्क के पास जो है ना वो टेक्नोलॉजी जी हाँ, है। बिल्कुल। आप ईरान को देखें, आप इंडिया देखें, किस उधर सिचुएशन की भी से गुजर बहुत रहे ही हैं। बुरी बहुत बुरी कंडीशन है। हालत है ना, इटली, इंडिया, ईरान, ये देखें किस पोजीशन में पहुँचे हैं। तो हमें ख्याल करना चाहिए। अल्लाह की मेहरबानी है कि फिर भी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है, मगर ज़्यादा फैलाव का हम सबब ना बने। और हमें क्या, ठीक है, थैंक यू सो मच सुमरो साहब, आपने अपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक और मौजूद मेहमान के साथ हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैंने ज़िक्र किया था अपने इंट्रो में, बार बार मैं इंट्रो का जिक्र इसलिए करती हूँ। आज आप मेरे नाज़रीन सोच रहे होंगे मैं अपने, क्योंकि मैंने इंट्रो में अपने 3-4 टॉपिक्स से आप लोगों को बता दिया कि आज हम इस अपने प्रोग्राम में इन टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, जैसे कि मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफा हो चुका है। साथ ही बताया जा रहा है कि मुर्गियों में जो है वायरस आ गया है, जिसकी वजह से आवाम जो है मुर्गी नहीं खा रही है। लेकिन मैं कभी ये सोचती हूँ कि मतलब जब मुर्गी जब सही थी तो उस वक्त जो है तब भी महंगाई थी,
एक आम आदमी जो गोश्त खाने का या उसको वो होता है कि चलो मैं आज गोश्त खा लूँ, तो वो अपनी इस्तात के हिसाब से चिकन ख़रीद के लेके आ जाता है। लेकिन अब तो उसके इस्तात से भी बाहर हो चुका है कि अब तो वो 700, 600, 500 तो अब ये रेट हो चुके। मतलब एक आम आदमी जो डेली वेजेस की अगर मैं बात करूँ, जिसकी जो है डेली वेजेस पे जो काम करता है, अगर उसकी तनख्वाही जो है 500, 600 या 1000 है, तो वो आधे तो अपने पैसे चिकन में लगा लेगा, बाकी ऑयल, घी वगैरह सब मिर्चे मसाले कहाँ से लेकर आएगा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि मुर्गे की बढ़ती हुई कीमतों की वजह क्या है। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मेरे प्रोग्राम में। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सलमान मुनीर साहब, कैसे हैं आप? जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं कि साथ ही सलमान मुनीर साहब, तो मैंने बता दिया कि पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हैं ये, और इनसे हम बात करते हैं कि बेसिकली चिकन की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनकी वजह है क्या। जी, मैं वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि अभी मैं आपने मेरा इंटरेस्ट सुन लिया कि एक आम आदमी जो है वो अगर उसकी ख्वाहिश हो कि मैं आज चिकन खा लूँ, मतलब गोश्त की शक्ल में ये भी चिकन भी अवेलेबल होती है, तो उसके अगर दिल चाहता है तो वो उससे भी हो गया एक आम आदमी, तो वो किस तरह से करे। मतलब और अब जो है वायरस का जिक्र कर दिया गया है, तो अब जो है मुर्गी भी वैसे भी मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं कि मुर्गियाँ की जो, जिस तरह से आपको पता है कि अब टेलीविज़न स्क्रीन पे भी हमारी वो वीडियो चल रही होगी कि जिस तरह से मुर्गियों को जो मरी हुई मुर्गियाँ जो है मुर्दा हालत में, और वो ही काट काट के दुकानदार जो है बेच रहे हैं, और उन्हीं महंगे दामों में, जबकि बताया जा रहा है जगह जगह पे लिखा हुआ है कि मुर्गियों में वायरस आ चुका है। लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है, क्या वायरस आ चुका है, या पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वाकई इन रेट्स पे जो है दुकानदारों को ये मुर्गी सेल कर रही है, या फिर दुकानदार अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपको हमें टाइम देने का और हमारा एसोसिएशन का मौक़िफ़ सुनने का। जो वजूहात हैं प्राइस बढ़ने की, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। देखें, ये सारे का सारा जो प्राइस एंड डिमांड की सारी जो है पोजीशन होती है, जब सप्लाई एंड डिमांड, जब सप्लाई कम होती है डिमांड ज़्यादा होती है, मुर्गी का रेट ऊपर जाता है। जब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड कम होती है, रेट नीचे आता है। जैसे आप वेजिटेबल्स को ले लें, टमाटर ले लें, कोई भी चीज़ लें, फार्मर के कंट्रोल में उसका रेट नहीं होता है। इसी तरह मुर्गी में भी ये सप्लाई एंड डिमांड का सारा है। देखिए 2018 के अंदर, 2018 के अंदर 1.2 बिलियन चिक्स प्रोड्यूस हुए थे पाकिस्तान के अंदर। प्रोडक्शन हमारी थी 1.2 बिलियन, 1.2 अरब। 2019 के अंदर ये प्रोडक्शन बढ़ के 1.8 बिलियन पे चली गई, 1.8 अरब। जब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम थी, फार्मर्स को लॉस हुआ, हैचरीज़ को लॉस हुआ और बेतहाशा लॉस हुआ, जिसकी वजह से 30% से ज़्यादा फार्म्स बंद हो गए। हैचरी वालों ने अपनी हैचरीज़ पे काम कम कर दिया और प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई। उसके बाद 2020 के अंदर कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से सप्लाई डिमांड और कम हो गई, और उसकी वजह से फिर फार्मर्स को नुकसान हुआ। इसी असना में जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं फीड की या और चीज़ों की, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब बढ़ती रही, तो कॉस्ट बढ़ती रही और फार्मर को नुकसान ज़्यादा होता गया। फिर जब कोविड के अंदर पूरी दुनिया में एयर स्पेस बंद हो गई, जब एयर स्पेस बंद हुई तो हमारा ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक होता है, जिससे आगे ब्रीडर फ्लॉक और चूज़ा तैयार होता है, वो नहीं आया। वो बाहर से आता है, यूएस से, यूरोप से आता है, वो बाहर से नहीं आया, और उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में इफेक्ट हुई। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, इंडिया में और मुल्कों में भी वो नहीं सप्लाई हो सका। जब वो नहीं सप्लाई हुआ तो प्रोडक्शन मज़ीद कम होती गई, और जो मैंने आपको बताया है कि 2018 के अंदर 1.2 बिलियन प्रोडक्शन थी, वो इस साल 2021 के अंदर 0.6 बिलियन, यानी कि 2018 की आधी और 2019 की 1/3 रह गई है। ये मेन वजह है कि प्रोडक्शन बहुत कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, और मुर्गी के रेट ऊपर चले गए। लेकिन गवर्नमेंट की अगर मैं रेट लिस्ट के बात करूं तो उसमें 301 रेट आ रहा है, और दुकानदार 700, 800, मतलब ये रेट्स मतलब आप जाके उस पर ख़रीदें, और मतलब उनकी मनमानी है, आपने ख़रीदनी तो ख़रीदे वरना आप जाएं। जी, तो इसके ऊपर एसोसिएशन आपकी क्यों नहीं कोई काम कर रही है? देखिए, हम लोग का जो मेन काम है रेट के हवाले से, वो रेट कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम जो भी रेट मार्केट में चला होता है वो इंफॉर्मेशन की हद तक हम गवर्नमेंट को, यानी कि कमिश्नर ऑफिस को प्रोवाइड कर देते हैं कि रात मार्केट में ये रेट चला।
अब उसके बाद उनकी एक वर्किंग है जिसके अंदर वो रिटेलर और जो मिडिल मैन है उसका रेट ऐड करके वो रेट शाया करते हैं। बट अगेन मैं भी समझता हूँ कि वो रेट जो इस वक्त गवर्नमेंट दे रही है वो एक्चुअल मार्केट रेट नहीं है, और इस पे गवर्नमेंट को जो है वो उसको नज़रसानी करनी चाहिए और एक्चुअल पे आना चाहिए। एट टाइम्स रिटेलर्स या हमारे साथ गवर्नमेंट बैठ के एक फॉर्मूला तय करने की कोशिश करती है, बट अगेन जो मार्केट एक्चुअल रेट है वो नहीं है जो गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा ठीक है, जैसे चिकन के बारे में जो है अफवाहें हैं या इस चीज़ में कितनी सदाकत है ये तो आप ही बता सकते हैं बीमारी के हवाले से। जी। मतलब क्या ये कौन सी बीमारी है और ये वाकई इस चीज़ में कोई सदाकत है कि अगर आपने मुर्गी खाई तो आपको जो है आप भी बीमार हो जाएंगे? वो बर्ड फ्लू का जैसे बीच में एक बहुत ज़्यादा वो हुआ था। तो देखिए अल्लाह की कुदरत है, जो बीमारियां आम तौर पे जो इंसानों में होती हैं वो दूसरे जानवरों में नहीं होती हैं। दूसरे जानवरों की, हर जानवर की अलग अलग एक किस्म है और उनकी आपस में बीमारियां पास ऑन नहीं होती हैं। इसी तरह जो मुर्गियों में बीमारी अगर कोई होती है तो वो बर्ड्स की बीमारी होती है, उसका इंसानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो पास ऑन नहीं होती है। ये जो एक हमारा बैड लक है कि जब भी कोई भी चीज़ मार्केट में अच्छी हो रही होती है उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता तो है। वो इतनी सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, इतनी सारी जो मुर्दा हालत में मुर्गियाँ मार्केट में वीडियोस हम देख रहे हैं कि आ रही हैं और वो सारी मुर्गियाँ फिर कहाँ जा रही, मतलब मुर्दा हालत में मुर्गी की ऐसी कंडीशन है तो वो मार्केट मतलब उसको निकाला है ना आप लोगों ने, और फिर वो मार्केट में कहाँ जा रही है, कौन खरीद रहा है, और अगर ख़रीद भी रहा है तो वो कौन से लोग हैं जो ख़रीद के लोगों को खिला रहे हैं? जी देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बीमारी पे बताऊंगा। जो हम बात कर रहे थे कि जो मुर्गियों पे बीमारी आती है, मिसाल के तौर पे आजकल चल रहा है जी रानी खेत की बीमारी है, कोई और बीमारी है, ये देखें ये मुर्गी में भी आती है, मोर में भी आती है, कबूतर में आती है। ये वाइल्ड फ्लाइंग एनिमल्स की बीमारी जो उनमें आती है उसके ह्यूमंस में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। जो रिसेप्टर्स हैं इंसान के जिस्म के अंदर वो है ही नहीं जो मुर्गी के अंदर होते हैं, तो वो वायरस को नहीं अटैक हो सकता, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बीमारी जैसे रानी खेत की बीमारी की बात हुई हो, अगर फार्म पे आती है तो उसकी मुर्गी जो है वो वहीं पर मर जाती है। वो इस काबिल ही नहीं होती है कि वो वज़न करके 2 किलो हो सके जो कि मार्केट में आती है या फिर मार्केट तक पहुंच सके। ठीक है जी। दूसरा, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ये जो रानी खेत की बीमारी एक वायरल डिजीज़ है और जो हर साल आती है, हर साल वाइल्ड एनिमल्स में आती है और चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अभी ज़्यादा है या कब ज़्यादा थी। ये एक रूटीन की बीमारी है जो रूटीन में फार्म पे ख़त्म हो जाती है और इसका इंसानों के पास ऑन नहीं होती। जो बात की आपने, मरी हुई मुर्गी आ रही है, देखिए उसको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ से आई। फार्मर तो वो बेच ही नहीं सकता, बिकॉज जिसमें बीमारी आती है उसका वो वज़न ही नहीं होता है कि फार्मर उसको बेचे। अब कोई इंडिविजुअल किसी आदमी का एक फेल हो कि जी वो कहीं से मरी हुई मुर्गी लेके सप्लाई कर देता है, तो वो एक इंडिविजुअल किसी आदमी का एक फेल ज़रूर हो सकता है कि वो ये गलत काम करे, मगर जनरली फार्म पे ऐसा नहीं हो सकता है। ना इतनी तादाद में मुर्गी होती है कि जी हम बोलें कि जी पूरी मार्केट को मुर्गी सप्लाई करते हैं। लेकिन हमने काफ़ी तादाद में वीडियो देखी टेलीविजन स्क्रीन पे, वो आप वीडियो देख सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं वीडियो को, कि किस तरह से जो है वो एक बड़ी तादाद में मुर्दा मुर्गियों को जो है पिंजरे से निकाल के बाहर जो है लेकर जाया जा रहा है ट्रक में। तो मतलब मुझे चीज़ समझ नहीं आती, अगर आप बात करें कि फार्मर की उधर से कैसे निकल सकती है, उसकी मतलब इल्म में नहीं है ये बात, तो आप लोग वहाँ पे कैमरास लगवाएं ताकि आपको पता चले कि कौन क्या कर रहा है। आपका मुलाजिम तो इस सारी चीज़ों में कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसकी। जी नहीं, देखिए एक रूटीन की मोर्टेलिटी फार्म पे होती है 1-2% की, और उसका एक पूरा हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक पूरा तरीक़ाकार है। फार्म के अंदर उसके पिट्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर वो मोर्टेलिटी को दफनाया जाता है, या इंसिनरेटर्स होते हैं जिसमें उनको जलाया जाता है। ये फार्मिंग जो है ये बहुत जदीद हो गई है। कंट्रोल हाउसेस होते हैं जिनके अंदर एनवायरनमेंट, पूरा जो माहौल है वो कंट्रोल होता है, टेम्परेचर, फीड, ह्यूमिडिटी सब कुछ कंट्रोल होती है। इसमें ये बिल्कुल सेहतमंद मुर्गी तैयार की जाती है। इसी तरह अगर उसमें से कुछ 1-2% की एक रूटीन की मोर्टेलिटी होती है, उसको अकॉर्डिंगली जो है वो उसका इंतज़ाम किया जाता है और उसको फार्म पे ही ख़त्म किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई इंडिविजुअल आदमी अगर छोटी सी पैसों के लिए कोई फेल ऐसा कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल फेल है, और ये बड़ी क्वांटिटी में हो नहीं सकता क्योंकि इतनी मोर्टेलिटीज़ होती नहीं। ठीक है, अभी जो आप रानी खेत के हवाले से बात कर रहे थे, अभी जो बीमारी मुर्गी में बताई जा रही है वो ये बीमारी है। देखिए
अभी जो बीमारी, कोई बीमारी ऐसा जिसको आउटब्रेक कहते हैं वो कोई भी नहीं है। ठीक है। जो मैंने आपको वजह पहले रेट्स की बताई वो है शॉर्ट सप्लाई, और शॉर्ट सप्लाई जो है मुर्गी की वो बीमारी की वजह से नहीं है, वो शॉर्ट सप्लाई इस वजह से है कि पिछले साल आप चूजे का बाहर भी से जिक्र कर आया रहे ही थे, नहीं, जी। बाहर से मुर्गी नहीं आई, चूजा प्रोड्यूस नहीं हुआ, जब चूजा प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फार्मर को मिला नहीं। और दूसरा ये कि चूजे वाले हैचरीज जिसमें चूजा आता है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है पिछले 2 साल के नुकसानात की वजह से। इसी तरह फार्मर्स ने फार्मिंग बंद कर दी है पिछले 2-3 साल के नुकसानात की वजह से। तो टोटल सप्लाई एंड डिमांड की सारी पोजीशन है, इसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। रानीखेत की बीमारी एक रूटीन की वायरल इन्फेक्शन है जो हर साल इस सीज़न सर्दियों के सीज़न में आता है। जैसे इंसान के अंदर, बच्चों के अंदर सर्दियों के सीज़न में नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, इसी तरह मुर्गी में भी और एनिमल्स, मोर वगैरह में सर्दियों में एक बीमारी आती है जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। और उसके लिए हम प्रॉपर इंतज़ाम इस तरह से करते हैं, एक प्रॉपर मुर्गी की वैक्सीनेशन होती है जिससे उसको इससे बचाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी का आउटब्रेक आया हुआ है या फार्म पे मुर्गी मर रही है, ऐसा नहीं है। जो फार्म, अच्छा दूसरी एक और चीज़ है कि जी बीमारी की वजह फार्म बंद हो गए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया है फार्म बंद हुए हैं फार्मर्स के नुकसान की वजह से, और उसका बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है। मुर्गियों की कितने इकसाम है और ज़्यादा मुर्गी चलने वाली कौन सी है मार्केट में? देखिए बेसिकली तो जो मुर्गी खाई जाती है घर में वो एक ही है, जो ब्रॉयलर मुर्गी जिसको आप कहते हैं, और वही जो है वो फार्म्स पे और तमाम उसमें प्रोड्यूस होती है कंट्रोल हाउसेस के अंदर, और वही खाई जाती है। बाकी उसके अलावा शहर से बाहर के इलाकों में कोई गांव वगैरह में लोगों ने अपनी ज़ाती मुर्गी पाली होती है जिसको हम लोग देसी मुर्गी कहते हैं, वो उस लेवल पे हो रही होती है, मगर उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन कोई नहीं होती है, और वो एक किसी के इंडिविजुअल के घरों में जो पाई जाती है वही होती है। बाकी अच्छा, कमर्शियल यही है ब्रॉयलर। जैसे ब्रायलर मुर्गी का आपने जिक्र किया, तो देसी मुर्गी में भी इसी तरह की बीमारियां आती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। अगर जैसे रानीखेत की बीमारी है और वो पूरे एरिया में स्प्रेड हुई है, तो अगर उसमें उस एरिया में देसी मुर्गी को इससे इन्फेक्ट होती है तो उसको भी आ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया मोरों में भी होती है, कबूतर में भी होती है, ये तमाम फ्लाइंग वाइल्ड एनिमल्स के अंदर ये पास ऑन हो जाती है सीजन के अंदर। ठीक है। टैक्सेस में इजाफा होने से पोल्ट्री एसोसिएशन को कितना नुकसान फेस करना पड़ा? देखिए इसके हम लोग की पिछले 2 साल में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगेन कॉस्ट बढ़ने से वो सारा जो नुकसान है वो फार्मर को बर्दाश्त करना पड़ता है, वो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पास ऑन कर दें। हम लोग के पिछले 2 साल के अंदर सबसे पहले एक तो जो बिजली के रेट्स हैं वो बढ़े हैं, इसी तरह हम लोग की जो फीड है वो मोर देन 75% ऑफ द कॉस्ट इज़ फीड में 2-3 मेजर इंग्रेडिएंट हैं, जैसे सोयाबीन है वो इंपोर्ट होता है, सोयाबीन की ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। इसी तरह वाइटामिन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं जो इंपोर्ट होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो इसी तरह से जो लोकल है लेबर और ख़र्चे फार्म के हैं वो सब बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फार्मर की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है कंपेयर टू 2 साल पहले की जो कॉस्ट थी। और अब फार्मर को नुकसानात पिछले 2 साल में 19 और 2020 स्पेशली कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, जिसकी वजह से फार्म्स बंद हो रहे हैं। अब हम उसमें यही है कि हम लोग को सपोर्ट जो है वो अगर टैक्सेस जो हैं उसमें रैशनलाइज किया जाए ताकि फीड की कॉस्ट कम हो, और इसी तरह जो बिजली है वो एग्रीकल्चर बिजली का रेट फार्मर्स के लिए अलग होता है। तो पोल्ट्री फार्म भी, हम लोग भी फार्मिंग कर रहे हैं, हम लोग को एग्रीकल्चर या सब्सिडाइज रेट दिया जाए जिसके अंदर कॉस्ट कम हो, और जब कॉस्ट कम होगी तो फार्मर थोड़ा सा हिम्मत करेगा दोबारा से प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ आने के लिए। ठीक है। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये कहना चाहूँगी, पहले एक चूज़ा जो है वो किस तरह से तैयार होता था और अब उसको किस तरह से तैयार किया जा सकता है? जी देखिए, चूज़ा जो टेबल पे मुर्गी आती है उसको पहुंचने तक का एक कोई 1.25 साल से 1.5 साल का प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से बाहर से मुर्गी नहीं आई, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। अब वो वापस उसको लाने में 1.5 साल का एक प्रोसेस लगेगा, जिसके अंदर पहले जो है वो ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक होता है, जीपी जिसको कहते हैं, वो बाहर से आता है, उससे ब्रीडर मुर्गी तैयार होती है। उसके बाद जो उससे अंडा निकलता है उसको हम हैचरी में डालते हैं, जो कि तकरीबन 3 हफ्ते हैचरी में रहने के बाद जो है वो चूज़ा तैयार होता है। जब वो चूज़ा हैच होता है तो वो फार्म पे जाता है, जहाँ पर फार्म पर उसकी जो है नशोनुमा की जाती है, उसको फीड दी जाती है और चीज़ें दी जाती हैं, और वो तकरीबन 35 डेज़ के अंदर वो फिर तैयार होकर मार्केट के अंदर आता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कम से कम 1.25 साल से 1.5 साल का एक प्रोसेस है कि अगर आज हम बोलते हैं कि हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वो
1.5 साल के बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग जैसे सोशल मीडिया का मैं बड़ा सा जिक्र करूँगी, जिस तरह से फेक जो है अफवाहें फैलाई जाती है कि एक हफ्ते में जो है मुर्गी तैयार हो जाती है, जी, तो इस बात में कितनी सदाकत करता है? 1 हफ्ते में नहीं होती, प्रोसेस तो पूरा 1.25 साल से 1.5 साल का है। बट यस, जब चूज़ा फार्म पे आता है, वो चूज़ा तैयार होने में मुर्गी तकरीबन 2 किलो की मुर्गी तक पहुंचने के लिए उसको 35 डेज़ लगते हैं, जिसके अंदर वो 2 किलो का उसका वेट गेन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सलमान मुनीर साहब, आपने अपना वक्त दिया हमें। आप जाते जाते हमारी आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बेसिकली 2 चीज़ें इस वक्त आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, जो पूरे पाकिस्तान में है और पूरी दुनिया में है। एक तो कोविड के हवाले से हमें अपनी और अपनी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम SOPs को फॉलो करें, एहतियात करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एहतियात करने का कहें। सेकेंडली, जो मुर्गी और अंडा है, ये बहुत चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग आवाम जो है वो बग़ैर किसी खौफ के मुर्गी अंडा खाए। इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऐसा कोई मसला है ना। कोई ऐसी बीमारी है जो इंसानों को लग सकती है। ये बिल्कुल सेफ़ एंड हेल्दी चिकन है जो आप लोग बिला खौफ खा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे नाज़रीन को आज जिन जिन टॉपिक से हमने बात की, हम लोगों ने स्पेशली सिर्फ इसलिए आप लोगों की जो एक कन्फ्यूजन है, जिस टेंशन में आप लोग थे, ये हमें मैसेजेस मौसूल होते हैं कि आप पोल्ट्री के हवाले से मैसेज करें, जैसे चिकन के हवाले से, कोविड के हवाले से किया, हमने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने की से क्या क्या नुकसानात है, वो उन सब के हवाले से आज हमने अपना प्रोग्राम किया। क्योंकि 1.5 माह के बाद आज मेरा ये पहला प्रोग्राम था और हमने सोचा कि हम जुम्मे के बाबरकत दिन से ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान निदा आसिफ को दें इजाज़त। फीडबैक देना ना भूलें। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। हमारे जो मेहमान आते हैं स्पेशली उनको भी अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह।